हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जैसे एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हम अगर कहीं पे टूर पे निकलते हैं तो पर्टिकुलर इस लोकेशन का हम सबसे पहले मैपिंग करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। हम उसे मैप के थ्रू हम उसका जो रूट्स वगैरह जो रहते हैं हम उसे लोकेट करते हैं। वैसे ही रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जो होता है, एक डीएनए सेगमेंट जो होता है, एक डीएनए सेगमेंट के में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक एंजाइम्स जो रहते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उन्हें रिकॉग्नाइज करने के बाद में उस सीक्वेंस के बीच में उन्हें वो कट कर देते हैं, और कट करने के बाद में फिर उस पर्टिकुलर एरिया को ही अगर वो जो पर्टिकुलर जो कटेड जो एरिया जो रहता है जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो अब इस साइट को जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जब हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि डीएनए जो रहता है वो कितने फ्रैगमेंट में है और उनकी साइजेस क्या हैं, और फिर इस तरीके से हम उसकी इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर पाते हैं। तो एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में या पर्टिकुलर एक सेगमेंट में अगर वहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को अगर वो स्पेसिफिक एंजाइम जा कर के कट करता है, तब उस सीक्वेंस में या फिर जो कट जो पोर्शन या जो लोकेशन रहता है उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जब हम इस डीएनए सेगमेंट को देखते हैं तब हमें यह मैपिंग हमें पता चल जाती है, तब हम लोकेट कर पाते हैं कि इस डीएनए में कितने रेस्ट्रिक्शन साइट थे जिन्हें स्पेसिफिक एंजाइम्स ने कट किया है, और यह डीएनए कितने फ्रैगमेंट्स में कट हुए हैं। तो यह जो प्रोसीजर जो रहता है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स को जिसे हम पहचानते हैं कि पर्टिकुलर फ्रैगमेंट या पर्टिकुलर स्ट्रैंड में कितने भी साइट्स हैं और कितने उसके फ्रैगमेंट्स हैं, तो इस टोटल प्रोसीजर को हम रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कहते हैं। तो ये जो मेथड है इसमें कुछ प्रोटीन्स जो रहते हैं, जहाँ पे जैसे स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रहते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स, या एंजाइम्स क्या करते हैं, उन्हें कट करते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक प्रॉपर फ्रैगमेंट या फिर पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है जिनमें वो आगे जा कर के प्रोसीड करना रहता है उसके लिए यह फंक्शनल कर देते हैं या फिर यह एक्टिवेट कर देते हैं। तो यह जो पूरा जो एंजाइम है इसमें यही किया जाता है, सबसे पहले एक फ्रैगमेंट लिया जाता है, उसे एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। एंजाइम को ट्रीट करने के बाद अगर उस एंजाइम पर्टिकुलर जो एंजाइम रहते हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर उनमें क्लीव करते हैं, कट कर देते हैं, और कट करने के बाद में फिर उन्हें आपस में सेपरेट कर देते हैं उस सीक्वेंस को, और फिर डीएनए को एक प्रॉपर फ्रैगमेंट में वो डेवलप कर देते हैं जो आगे की प्रोसेस के लिए वो यूज़फुल रहते हैं। तो हम अगर इनके मेथड्स को देखें तो 3 वेज़ हैं। जैसे 3 वेज़ मतलब कि 2 पोर्शंस, जो 2 पोर्शंस जो रहते हैं जिनका जो डीएनए सैम्पल्स जो रहता है उसे हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, और जो थर्ड जो पोर्शन जिसे हम डीएनए सैंपल से लेते हैं उसे हम डबल डाइजेस्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सेम टाइम में हम उसे ट्रीट करते हैं। तो जब हम उसे ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद जब हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब उसे यूज़ करते हैं, मतलब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए को आपस में सेपरेट कर देते हैं, पीसेस में ये ब्रेक कर देते हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जब हम ये आता है, जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स का जो रिकॉर्ड जो रहता है उसका रिपोर्ट जो रहता है हम उसे देखते हैं, तब हमें रेस्ट्रिक्शन मैपिंग या फिर उसका जो फ्रैगमेंट या साइट के बेसिस पे हम उसे मैप कर सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या है, इसकी साइज़ क्या है, और इस प्रॉपर डीएनए का इंफॉर्मेशन क्या है। तो इस वजह से हम एक डीएनए सेगमेंट के रेस्ट्रिक्शन साइट का पता लगा सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को अगर ध्यान में दिया जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहता है: फाइनल ड्राइंग ऑफ द डीएनए सेगमेंट that shows the position of
restriction site is called a restriction map. DNA सेगमेंट का ऐसा ड्राइंग या ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर से डीएनए को कट किया गया है, डीएनए सीक्वेंस को कट किया गया है, उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन मैप। आइए देखते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो रहते हैं वहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए रहते हैं, और ये जो सीक्वेंसेस रहते हैं पैलिंड्रोमिक्स रहते हैं। पैलिंड्रोमिक्स मतलब कि मिरर इमेज, जिसमें दोनों स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स जो रहेंगे वो एक दूसरे से कंबाइन करते हुए सिमिलर रहेंगे। मिरर इमेज इसमें शो करता है, जैसा ऊपर का स्ट्रैंड का सीक्वेंस रहेगा वैसे ही नीचे का अपोजिट स्ट्रैंड का सीक्वेंस इसमें रहेगा। और एक पर्टिकुलर एंजाइम आता है, वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और फिर कट कर देता है उस डीएनए स्ट्रैंड से, जिसे हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं EcoR1। EcoR1 एक ऐसा एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं GAATTC। इस GAATTC सीक्वेंस को या एंजाइम जो रहता है वो रिकॉग्नाइज करता है और G और A के बीच में क्या कर देता है, कट कर देता है दोनों स्ट्रैंड से। देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को या तो कट कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं, या फिर जो उनके जो स्ट्रैंड रहते हैं उससे वो उन्हें सेपरेट कर देते हैं। और ये कैसे सेपरेट करते हैं, उनका जो स्पेसिफिक जो सीक्वेंस रहता है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ पर पहुँच के या फिर उस रेस्ट्रिक्शन साइट पे पहुँचकर उन्हें वो कट कर देते हैं। तो एक सबसे अच्छा एंजाइम का एग्जांपल है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये 4 से 8 बेस रीजन जो बेस सीक्वेंस होते हैं डीएनए के उनको डिटरमाइन करता है। जैसे एग्जांपल में EcoR1 जो रहते हैं वो 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एंडोन्यूक्लियस जो रहते हैं 4 to 8 बेस रीजन्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। और डीएनए सेगमेंट के जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, ना कि कॉर्नर पोर्शन, तो बीच सेंटर पोजीशन के सीक्वेंस को ये ऑक्यूपाई करता है, उनको रिकॉग्नाइज करके उसे वो कट करता है। तो अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को देखें तो यह सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही यह रिकॉग्नाइज करता है, और स्पेसिफिक अलग अलग एंजाइम अलग अलग सीक्वेंस को यह रखे रहते हैं जो इसमें कट करते हैं और डीएनए को आपस में अलग कर देते हैं। यह है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो रेस्ट्रिक्शन साइट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को लेकर के, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो इसमें मैंने जैसे ही पहले की बताया है कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बेसिस पे, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, उस रेस्ट्रिक्शन साइट का कॉम्बिनेशन या उसे रिकॉग्नाइज करता है, या जब हमें पता चलता है वो साइट ऐसा क्लीवेज साइट है, तब उस मैपिंग को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। ये कुछ एंजाइम हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं, और आप रेड एरो से देख सकते हैं कि कौन सा जो एंजाइम है वो कहाँ पर से कट करता है। जैसे फर्स्ट एंजाइम जैसे हम देख लें एलूल, तो जो एलू1 जो एंजाइम है वो AGCT एंजाइम ये AGCT सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और G और C बेस पेयर्स के बीच में वो एंजाइम्स जो डीएनए जो सेगमेंट होते हैं या फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें वो ब्रेक करता है। हे3 एंजाइम जो रहता है वो GGCC सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और यह भी G और C रीजन के बीच में यह कट करता है। BAMH1 एंजाइम को अगर हम देखें तो यह GGATTC एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और दोनों GG के बीच में यह कट करता है। HIND3 एंजाइम की अगर हम बात करें तो यह AAGCTT एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और दोनों A के बीच का जो पोर्शन रहता है उसे यह कट करके दो सेगमेंट को अलग कर देता है। EcoR1 एंजाइम की अगर हम बात करें तो यह GAATTC को रिकॉग्नाइज करता है और G और A के बीच में यह कट करता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जितने भी सीक्वेंसेस हैं, जितने भी
सीक्वेंसेस को जो एंजाइम रिकॉग्नाइज करके क्लीव कर रहा है, कट कर रहा है, वो सारे पैलिंड्रोमिक्स हैं। मतलब ऊपर के स्ट्रैंड का भी सिमिलर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम हे थ्री का अगर हम देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में या GGCC है। फिर अपोजिट में अगर हम देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो अगेन या GGCC सीक्वेंस में यह बना हुआ रहता है। एलू1 और हे थ्री जो एंजाइम है वो DNA के ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करता है, और BAMH1, HEN3 और EcoR1 जो रहते हैं वो स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर हम एग्जांपल देखें, 2 प्लास्मिड हमने लिया या 2 DNA सेगमेंट लिए, एक होता है 5 kb का और एक है 3 kb का, और एक 5 kb जो 5 kb अगर सेगमेंट या जो 5 kb जो प्लास्मिड होता है, अगर उसमें हम ये दोनों प्लास्मिड में अगर हम दोनों ने BAMH1 एंजाइम यहाँ पर इंसर्ट किया, ठीक है, अगर ये दोनों हमने DNA फ्रेगमेंट लिया, इसमें BAMH1 एंजाइम को हमने इंसर्ट किया, लेकिन जो 5 kb का जो DNA फ्रेगमेंट है उसमें BAMH1 जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन जो 3 kb का जो फ्रैगमेंट है उसमें BAMH1 जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है वो सीक्वेंस वहाँ पर प्रेजेंट है। तो BAMH1 क्या करता है, जहाँ पर उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस उसने देखा GGACTT, यह इसका सीक्वेंस है BAMH1 का, और GG के बीच में क्या करता है, यह जा करके क्लीव कर देता है। तो 3 kb एंजाइम में हम देखते हैं कि अगर एक वहाँ पर एक साइट पर वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है और दोनों को हमने BAMH1 एंजाइम से ट्रीट किया, तो एक जो 5 kb जो फ्रेगमेंट है उसको अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्लेस करेंगे, और अगर 3 kb को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्रीट करते हैं, तो जो 5 kb का जो फ्रेगमेंट रहता है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट या कोई भी कटिंग वहाँ पर नहीं हुआ रहता है। तो DNA का जो फ्रेगमेंट रहता है वो एक ही रहेगा और उसकी साइज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम 3 kb फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट रहता है जो कि ऑलरेडी कट हो चुका है, इसलिए जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसे हम ट्रीट करते हैं तो यह जो DNA फिर बाद में जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो जो DNA जो होते हैं वो 2 फ्रैगमेंट में डिवाइडेड होते हैं, और स्मॉलर जो फ्रैगमेंट होता है वो नीचे की ओर रहता है अवे फ्रॉम द वेल्स, और जो लार्जर जो फ्रैगमेंट होता है वो नियर टू द वेल्स पाए जाते हैं। तो अगर DNA स्ट्रैंड में कटिंग पाया जा रहा है, जितने रेस्ट्रिक्शन साइट DNA फ्रैगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं उससे 1+ फ्रैगमेंट उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा होता है। जैसे DNA में किसी फ्रैगमेंट में या सेगमेंट में अगर एक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 फ्रैगमेंट हमें दिखाई देंगे, और अगर 2 फ्रैगमेंट या 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वह जो DNA रहेंगे वो 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें जो लार्जर जो DNA फ्रेगमेंट रहते हैं वो वेल्स के पास में होते हैं, जो ऊपर जो ब्लॉक देख रहे हैं वो वेल्स होते हैं, वहाँ पे DNA सैंपल को रखा जाता है, और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो DNA अपने आप माइग्रेट कर लेते हैं। तो नियर बाई जो वेल्स के जो नियर बाई जो फ्रेगमेंट होता है वो लार्जर होता है, लंबा होता है, और जो स्मॉलर जो फ्रेगमेंट होता है वो अवे टू द वेल पाया जाता है। तो ये थे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस से ये होता है कि DNA कितना बड़ा था, मतलब उसकी लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट्स को जानने के बाद हम उसके लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उसकी हम पहचान करके DNA के जो भी इंफॉर्मेशंस जो रहते हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए गए हैं हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इसका जो ओरिजिनल साइज़ है उसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें 3 साइड्स में कटेड हुए हैं और उसका ओरिजिनल साइज़ क्या था।
तो इस तरीके से ये कुछ उसके यूजेस हैं जिससे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग से हम जिससे डीएनए के कुछ कुछ बेसिक जो डिटेल्स या कैरेक्टर्स हैं हम उसका डिटेक्टिंग कर सकते हैं, हम उसका डिटेलिंग निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही है। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन।